Hello friends, welcome to Radio Karishma. Welcome to your favorite show Kuch Kush Baatein with your RJ Khushboo Roli. Today we have with us a very inspiring personality, Mrs. Anita Sharma. She is a founder of club A Voice for Blind. दोस्तों, this club truly stands for what it says. Yes, Anita ji is dedicated towards making audio material for blind people. She has been recognized by multiple publishing agencies, Free Press, Hindustan Times, Patrika, etc., etc. And she has also been awarded by Malhar Media. So, दोस्तों, let's welcome Anita Sharma ji on our show. अनीता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस क्लब से जुड़ी, कैसे इस क्लब की स्थापना हुई, एंड व्हाई डिड यू स्पेसिफिकली थिंक ऑफ वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ब्लाइंड पीपल? ब्लाइंड जो बच्चे हैं उनके साथ मेरा जुड़ाव शुरू हुआ इंदौर से। एक फैमिली फ्रेंड के हम लोग इकट्ठे थे, तो वहाँ एक टीचर ने मुझसे कहा कि आप ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो मेरी शुरुआत वैसे इंदौर से पढ़ाने से हुई, लेकिन इसके पहले मुझे इन लोगों के बारे में पता चल गया था बॉम्बे में, जहाँ सेंट जेवियर कॉलेज में हमने रेडियो जॉकी का कोर्स किया था वहाँ पे। लेकिन जब हम पढ़ाने गए वहाँ बच्चों को, इंदौर में बच्चों को क्या, मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए गए थे, तो वहाँ लड़कियों को जब पढ़ाते समय मुझे लगा कि यहाँ पे इन लोग को बहुत जरूरत है पढ़ाई की, पढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि स्टडी बुक ब्रेल में नहीं है और ऑडियो भी उन लोग को पूरा नहीं मिल पाता है, तो वहीं से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई कि इनके लिए रिकॉर्डिंग करनी है। जो स्टडी मटेरियल्स है, जो भी बुक्स वगैरह है, उनको रिकॉर्ड करना है और इनको आगे बढ़ाना है। तो इस क्लब की अनीता जी शुरुआत कैसे हुई? क्लब की शुरुआत ऐसे हुई कि 2012 से मैंने स्टार्ट किया था ये काम करना, लेकिन पहले तो अकेले करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आने लगी बुक्स मेरे पास, तो मैंने वॉइस फॉर ब्लाइंड एक क्लब बनाया, जिसमें अभी क्या है, इंडिया के कई शहरों से लोग जुड़ चुके हैं। तो जिस भी शहर में कोई भी ब्लाइंड पर्सन मुझसे कांटेक्ट करता है कि मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग करवानी है, अगर उस शहर में हमारा कोई जो क्लब का मेंबर है, तो वो वहाँ उनकी रिकॉर्डिंग कर सकता है। या जैसे कि एग्जाम टाइम होता है, तो एग्जाम में क्योंकि ये लोग लिख तो सकते नहीं है, तो वहाँ पे स्क्राइब जाता है लिखने के लिए। तो अगर कोई शहर में किसी ब्लाइंड ने हमसे कांटेक्ट किया है और हमारा वॉलेंटियर वहाँ पे है, तो वो एग्जाम देने उनका चला जाता है। और इस तरह से हम लोग का ये क्लब शुरू हुआ और उसमें डे बाय डे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हम लोग के क्लब में 200 मेंबर हैं। अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी कितनी स्टेट्स में या सिटीज़ में आपके वॉलंटियर्स हैं? मेरे जो वॉलेंटियर्स हैं वो काफी स्टेट में है इंडिया में, मतलब जितनी भी बड़ी सिटीज है वहां पर है। कुछ लोग छोटी जगह से भी है, गांव से है, तो वो लोग जनरली रिकॉर्डिंग कर देते हैं, क्योंकि गांव में तो जनरली बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ स्कूल वगैरह है नहीं, व्यवस्था है नहीं, तो शहर में ही रहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में लगभग हमारे वॉलेंटियर है वहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बट अब जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये जो चीज़ है कि वॉलंटियर्स प्रोवाइड करने चाहिए, ये एक्चुअली क्या स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है? ये एक्चुअली जो रूल है वो तो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या जो एनजीओ इनको रखा हुआ है अपने यहाँ, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पर ऐसा हकीकत में नहीं होता है। और जनरली जो लोग जाते हैं, इनसे मिलते हैं बच्चों से, तो बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमारे लिए आप स्क्राइब ढूंढ दो या हमारी रिकॉर्डिंग कर दो। अदरवाइज ये दोनों चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनजीओ की या स्कूल की ही होती है, पर ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम तो है कि हकीकत में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सम रीज़न नहीं हो रहा है, बट आप तक पहुंच पाना किसी का वो भी एक चीज़ है कि किसी को पता होना चाहिए कि आप एक वॉलंटियर प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आपकी इंफॉर्मेशन। हाँ, इसका इसका एक्चुअली हुआ क्या कि पहले तो शुरुआत इंदौर से हुई, लेकिन जैसे ही हमने अपने जो ऑडियोज है, मतलब स्टडी मटेरियल्स के, उसको यूट्यूब पे डालना शुरू किया, तो वहां से काफी लोग जानने लगे मेरे बारे में। और उसके बाद तो एक दूसरे से भी
जैसे कोई किसी को बताता रहा कि इस तरह से मैम करती है रिकॉर्डिंग या स्क्राइब प्रोवाइड कराती है, तो इस तरह से चीज आगे बढ़ी। फिर उसके बाद कुछ पेपर, जो न्यूज पेपर है, उन्होंने हमारे मैसेज को पब्लिश किया। तो धीरे धीरे लोगों को पता चलता चला गया, और आज की डेट में तो काफी लोगों को पता है कि इस तरह से स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है या रिकॉर्डिंग होती है, या रिकॉर्डिंग जितनी भी जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर ऑलरेडी उपलब्ध है। और अभी मेरी वेबसाइट भी बन गई है वॉइस फॉर ब्लाइंड के नाम से, वहां पर भी है जहां पर ये लोग निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोर्सेज वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और फिर जब एग्ज़ाम्स होते हैं हाँ तब उनको एक स्क्राइब मिलता है जो उनके बिहाफ पर एग्ज़ाम्स लिख सकता है। इस तरीके हाँ से होता है ये काम एग्ज़ामिनेशन का। हाँ सो हाँ इसमें बेसिकली इंस्टेड ऑफ ब्रेल बुक्स इट सीम्स कि हम ऑडियो बुक्स बना रहे हाँ हैं विच इज़ वेरी ईजियर हाँ टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। कुछ एक्स्ट्रा सीखना नहीं पड़ता, हाँ वो सुन के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हाँ और वो अपने टेस्ट पास कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इंडिया में जैसे आप तो इन सब के साथ काम कर रही हैं, तो कितने किस लेवल, किस ग्रेड्स तक सपोर्ट किया जाता है इस तरीके की बुक्स को या एजुकेशन फॉर ब्लाइंड को? और किस लेवल के बाद आई थिंक कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पे अभी तक फोकस नहीं किया गया है टू प्रोवाइड स्पेसिफिक काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर देम? जैसे कि यहाँ पर इंडिया में अगर कहें तो हमारे यहाँ जनरली बच्चों को साइंस नहीं पढ़ने दिया जाता है, जबकि साइंस बहुत पढ़ना चाहते हैं बच्चे। तो मैथ्स नहीं दिया जाता है, मैथ्स का सब्जेक्ट लेने नहीं दिया जाता है स्कूलों में। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जबकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जाएंगे, वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन होते ही हैं। तो उनको फेस करने में इनको दिक्कत आती है, क्योंकि इनको स्टडी मटेरियल नहीं है एक तो उसका, और दूसरा स्कूलों में उनको सब्जेक्ट लेने को नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। बहुत गिने चुने बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने मतलब साइंस लिया है, अपने बिहाफ पे लेकर के पढ़े हैं। बाकी जनरली कॉमन नहीं है यहाँ पे ये सब्जेक्ट। तो ये जो क्षेत्र है, ये थोड़ा सा इस पे कवर करना बहुत जरूरी है। तो इनको क्यों लेने ही नहीं दिया जाता है मैथ्स और साइंस? क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप ज्योमेट्री ले लीजिए, तो आप जो भी चीजें हैं तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसको छू के महसूस करना पड़ेगा। तो बहुत से टीचर्स, बहुत से तो नहीं कहेंगे, बहुत गिने चुने टीचर्स ने जिन बच्चों के साथ इतनी मेहनत की है कि जैसे ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल बनाया, फिर उसके ऊपर फेविकोल से ऊन से चिपकाया या किसी चीज से, ताकि उनको टच करा के फिर सिखाया कि ये देखो ये ट्रायंगल है। तो जो फिगर्स के पूरा डायग्राम जो है वो कैसे कैसे समझ में आएगा, तो वो तो टच करके ही समझ पाएंगे ना ये लोग। तो हम्म। ये सारे एफर्ट लगाना कम लोग चाहते हैं। जैसे सर्कल बनाना है, तो सर्कल का कोई भी एक चीज लेके आप सर्कल बताओगे, उसका त्रिज्या वगैरह बताना है, तो उसके लिए कैसे समझाएंगे? जैसे लाइट का चैप्टर ले लें, तो उसको समझाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि एफर्ट नहीं ले पाते टीचर यहाँ पे। सही। सो जैसे आप इन सब के साथ बहुत क्लोजली काम करती हैं, तो बिसाइड हाँ स्टडीज़ और किस तरीके की प्रॉब्लम्स हाँ होती हैं जो ये फेस करते हैं? आप कुछ बताना चाहेंगी उस बारे हाँ। में? स्टडी में असल में अभी क्या है कि स्टडी में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि एक तो ये कि आपको टाइम पे स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है। मतलब जो पूरी बुक्स होती है उसको रिकॉर्ड करना तो कोई भी नहीं चाहता है कि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं 2020 या एग्जाम्स के पहले जो की बुक्स आती है उनके हिसाब से, वो बुक्स मार्केट में देर से आती है। जब देर से बुक्स आती है तो फिर रिकॉर्डिंग भी देर से होती है। तो इनको पढ़ने के लिए या याद करने के लिए सिर्फ 1 महीना या कई बार तो 20 दिन ही केवल मिल पाता है। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और रिकॉर्डिंग अगर ब्रेल में किताबें हैं नहीं, 9 तक 10 तक तो फिर भी ब्रेल में किताबें हैं, लेकिन 11th के बाद से कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ब्रेल में किताबें बहुत मुश्किल है। और दूसरा, ब्रेल में असल में किताबें बनाए भी तो उसको रखने की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ब्रेल जगह ज्यादा लेता है, ब्रेल बुक्स वगैरह, और हम्म। एक्सपेंसिव भी है ब्रेल बुक बनाना। हम्म।
तो ये तो थोड़ा अनफेयर हो जाता होगा उनके लिए, क्योंकि देखा जाए तो उनको रेगुलर बच्चों से थोड़ा काफ़ी कम वक्त मिल पाता है अपनी बुक्स पर पढ़ाई करने के लिए। बहुत कम वक्त मिल पाता है। मतलब और तो जैसे कई बार ऐसा भी होता है, हम लोगों ने फेस किया है कि राइटर जिसको स्क्राइब बोलते हैं कि हम आएंगे टाइम पे, लेकिन एकदम एग्जाम टाइम शुरू हो रहा है और वो अचानक फोन आता है उनका कि हम किसी कारण से नहीं आए। तो वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है टाइम हम लोग के लिए, कि उस समय फिर दूसरा राइटर अरेंज करना। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा रिकॉर्डिंग जैसे बताया, कभी किसी ने कहा कर देंगे, अब जो स्टूडेंट है वो तो तैयार रहता है कि दे देगा करके सामने वाला मुझे, लेकिन एग्जाम बिल्कुल 2-4 दिन बचा होता है तब कहता है कि नहीं, मेरा तो कंप्यूटर खराब हो गया या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई। हो सकती है ये प्रॉब्लम किसी के साथ। तो ऐसी भी चीजें फेस करते हैं बच्चे। वो भी एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या स्कूलों में और कॉलेजेस में कोई स्पेशल प्रिविलेजेस हैं कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम या अलग टाइम दिया जाए एग्ज़ाम्स का, ताकि हाँ, एग्जाम में रूल है। एग्जाम में जैसे 1 घंटा, मतलब पर आवर 20 मिनट इनको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 1 घंटा इनको एक्स्ट्रा मिलता है। ओके। 4 घंटे मिलते हैं इनको, क्योंकि अ, ये लोग बोल रहे हैं और दूसरा लिख रहा है, तो स्वाभाविक है टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम्म। 4 घंटे मिलते हैं इनको, बाकी लोग को 3 घंटे, तो इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर लेकिन वो भी इनका कई बार सफिशिएंट नहीं होता है। हम्म। अगर इनका स्क्राइब नहीं आया है लेट्स से, तो क्या उसका इम्पैक्ट होता है? क्या वो अगले दिन अगर आ सकता है या कोई और आ सकता है तो उनको कोई और टाइम मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए, या उनको फिर नेक्स्ट टाइम ही अपीयर होना पड़ता है? नहीं, ना ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर एग्जाम, क्योंकि इनका तो जनरल बच्चों के साथ ही होता है, तो जैसे ही वो एग्जाम जो डेट है और टाइम फिक्स है, उसी टाइम करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे नहीं होगा, उनका फिर एब्सेंट लग जाएगी। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपका तो अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है जिस पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। बट जानना चाहूँगी कि कौन-कौन से ग्रेड्स के को आपने कवर किया है, या फिर कोई और स्पेशल एग्ज़ामिनेशन के लिए भी आप ऑडियो फाइल्स बनाती हैं? मेरा फोकस ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी बीए के हैं या एमए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक्स मैंने रिकॉर्ड की है ज्यादातर। और पूरा पार्ट है उनका, जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितना भी बीए है, और काफी सब्जेक्ट कवर किए हुए इसमें। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे रेल हो, बैंक हो, या पीएससी एग्जाम हो, आईएएस हो, इन सब चीज सबकी रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास है। क्या बात है! दैट्स ऑसम। और किस तरीके की प्रॉब्लम्स इनको आती हैं, लेट्स से जॉब्स ढूँढने में, उन सब के बारे में किस तरीके से उनकी ज़्यादा मदद की जा सकती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जॉब में ऐसा है कि जो गवर्नमेंट की जॉब है उसमें तो रिजर्वेशन है। 3% जनरली टोटल रिजर्वेशन होता है विकलांग के लिए, जिसमें 8% रिजर्वेशन जो है वो वीआईस के लिए है, मतलब विजुअल चैलेंज लोगों के लिए है। हुँ, हुँ। तो इतना तो सीट 1% है। हाँ, ओके। तो उसमें जॉब इतनी नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह है, वो दे करके इनको आगे बढ़ाया जा सकता है कि अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके। और इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनी जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, इन लोगों ने भी रखा है अपने यहाँ, क्योंकि आजकल कंप्यूटर आ जाने से, कंप्यूटर में जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो इनके लिए वरदान है, जिसमें जॉस एक सॉफ्टवेयर है। हाँ तो जी। उससे क्या है, ये लोग काम कंप्यूटर पे बहुत आसानी से कर देते हैं। तो जो आईटी कंपनी है, वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको ले रही है अपने यहाँ काम करने के हिसाब से। और आगे टाइम पे जो बिजनेस से संबंधित चीजें हैं, उन सब पे भी अगर फोकस किया जाए तो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं बच्चे। अभी आपको वैसे बहुत खास बात बताया कि हम लोग आगरा के पास जलेसर में 7 दिन का एक वर्कशॉप रख रहे हैं, 1 मई से 7 मई को। हुँ, हुँ। वहाँ हमारा पूरा फोकस यही है कि 1 मई से 7 मई को एक वर्कशॉप रख रहे हैं हम, हुँ, हुँ। हाँ जिसमें जी। सभी सभी स्टेट के जो विजुअल चैलेंज बच्चे वहाँ आ रहे हैं। ओके। जिसमें हमारा पूरा फोकस ही बिजनेस पे है, कि आप जो मार्केटिंग स्किल है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, और किस तरह से चीजों को बेच सकते हैं, इस सब पे पूरा फोकस रहेगा। वहाँ पे लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाएगा उनको। ऑसम। तो किस तरीके के बिज़नेसेस में जा सकते हैं विजुअली चैलेंज्ड बच्चे?
ऐसा देखा जाए तो बिजनेस तो कोई भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ विजुअल चैलेंज जो लोग हैं वो काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एक अपने यहाँ इंडिया में ही है जिनकी पूरी फैक्ट्री है कैंडल की। सन फार्मा कैंडल के वो फाउंडर है भावेश भाटिया। तो ओके। उन्होंने स्टार्ट ही किया है पहले कैंडल बेचने से, फिर आज तो उनकी खुद की फैक्ट्री बन गई है और वही असेंबल होता है। उसके यहाँ जो वर्कर है वो भी कितने विजुअल चैलेंज ही है। इसके अलावा एक जैसे किसी की कंपनी को जैसे डीलरशिप लेकर के बेच सकते हैं सामान वगैरह। ये हमारे यहाँ जो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट हैं वो बेच रही है एक महिला है गुजरात में। उन्होंने उनकी लेकर के डीलरशिप और सामान बेच रहे हैं वो, और काफी उन्होंने काफी अच्छा सक्सेस हासिल की है उसमें। तो इस तरह की चीजें हैं। और दूसरा बिजनेस इस तरह से कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं जैसे कैंडल है, राखी है और चटाई है, इसके अलावा बैग्स हैं और कई हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं जैसे वॉल हैंगिंग वगैरह। तो इनका प्रोडक्ट बना करके बेचना, या कोई और बना रहा है उसको जिसमें बेचने की स्किल है तो वो बेच सकते हैं। तो बिजनेस तो वैसे देखा जाए तो कोई भी किया जा सकता है। कुछ लोग मेडिसिन की दुकान तक खोले हुए हैं जहाँ पे उनके साथ में है लोग, लेकिन फिर भी वो दुकान की शुरुआत की है उन्होंने। और ये जो पब्लिक बूथ होता है वो है, और प्रिंटिंग ये जो फोटोकॉपी मशीन है वो लगाया है एक बंदे ने। तो इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं आगे इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओके। सो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि बिज़नेस क्रिएट करने में अगर प्रमोट किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है ताकि वो खुद के लिए रोज़गार ढूंढ सकें, rather देन फाइंडिंग जॉब्स जो देखा जाए तो सिर्फ 1% ही उनके लिए बचती हैं, जो बहुत कम है देखा हाँ जाए तो। जॉब हाँ जॉब कम है, लेकिन जैसे कुछ अभी अभी हाल फिलहाल जैसे काफी लोगों में अवेयरनेस आ रही है धीरे धीरे। अभी हमारे इंदौर में ही कुछ जो स्वीट्स की शॉप है या रेस्टोरेंट है उन्होंने अपने यहाँ बिल बनाने के लिए रखा है कुछ वीआईज को, क्योंकि वो पूरा काम कंप्यूटर से है। तो ओके। कंप्यूटर में चूंकि लोग को अच्छी खासी मतलब अच्छा मतलब डिपेंडेंट हो जा रहे हैं कंप्यूटर से ये लोग। तो कंप्यूटर पे बिल बनाने का काम वहां पे रखा है काउंटर पे उनको। और बैंक में तो अभी काफी मेरे स्टूडेंट्स की जॉब लगी है। तो बैंक में भी जैसे है तो बैंक में उनका काम कुछ जगह तो पब्लिक रिलेशनशिप के लिए है, और कि वहाँ की क्या क्या पॉलिसीज है बैंक की ये समझाना। और उसके अलावा अभी राज्य भाषा अधिकारी के रूप में जो ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि हिंदी को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है तो हिंदी के क्षेत्र में अभी हमारी कई 2-3 स्टूडेंट्स का जॉब लगी है, एक की आंध्र बैंक में और एक की बैंक ऑफ इंडिया में। दैट्स ऑसम। बहुत अच्छा है कि they are getting more and more opportunities and thanks to you कि you know पढ़ाई करके इंडिपेंडेंट बन सकते हैं वो, and they are getting such good jobs. जैसे अभी जिस तरह से जुड़ रहे हैं लोगों के साथ, तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जैसे पहले एक लोगों की मेंटेलिटी होती थी कि जो वीआईज हैं वो तो या तो गाना गा सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ज्यादातर बेगर के रूप में लोगों ने देखा। अब ऐसा नहीं है। अब जैसे एजुकेशन को अपना एक रास्ता बना करके काफी वीआईज जो है आगे बढ़ रहे हैं, और उनका मतलब एम यही है कि हमें आगे बढ़ना है, इंडिपेंडेंट होना है, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, मोहताज नहीं होना है। तो ये जो जज्बा उनमें आ गया है, तो अब उनका जज्बा आगे आ रहा है तो नो डाउट अवेयरनेस भी थोड़ी थोड़ी बढ़ी रही है जो साइटेड समाज है वहाँ पे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे दूसरे देशों में काफ़ी सारा चीज़ें जो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, कि जॉब्स ले लो, उनके लिए स्पेशल तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं कि उनका डे टू डे लाइफ थोड़ी ईज़ी हो सके। आई थिंक उन सब चीज़ों में इंडिया को थोड़ा अभी और काम करना बाकी है। भले इंडिया थो को थोड़ा नहीं, इंडिया को बहुत काम करना है। जैसे कि बाहर बाहर ट्रैफिक सिग्नल पे बाकायदा जैसी गाड़ी रुकती है तो वहां पे ऑडियो अनाउंसिंग होती है कि मतलब लाल बत्ती है या हरी बत्ती जो भी है, जैसे है रेड सिग्नल वगैरह। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी। और इवन कुछ 2 या 3 स्टेशन है जहाँ पर अनाउंसमेंट होता है ओरली, जबकि सभी स्टेशन पे ओरली अनाउंसमेंट होना चाहिए कि आपका कोच कहाँ पे आ रहा है, जो विकलांग कोच होता है, या कौन सी ट्रेन आ रही है।
ऐसा पूरी तरह से नहीं होता है। और खास तौर से तो यही है कि आपका कोच किस जगह पे आ रहा है, वहाँ अनाउंसमेंट हो तो ये लोग आसानी से चढ़ सकते हैं अपने डिब्बे में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ट्रेवल में, बस में जैसे जाते हैं तो बस कहाँ से आ रही है और कहाँ जाने वाली है। अगर बस स्टॉप पे अनाउंसमेंट हो तो उन्हें चढ़ने में उतरने में आसानी हो जाए। बस के अंदर तो अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन बाहर स्टॉप पे तो नहीं होता सही अनाउंसमेंट, बात। जो कि बाहर के देशों में बहुत अच्छा है। और बहुत से बाहर के देशों में तो शायद साइड वे भी बना हुआ है, हाँ लेकिन जी। हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। वो है, अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि बस कहाँ जा रही है तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पर बताने के कैसे लिए कि चढ़ेंगे? हम हाँ कौन सी बस आई, कहाँ जाएं। कहने को बहुत छोटी बात है, हाँ बट शायद इसमें उनका दिन भी वेस्ट हो जाए अगर उनका बस प्रॉपर उनको ना हाँ, मिले होता है। तो। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मान लीजिए बस स्टॉप पे अगर कोई दूसरा बंदा नहीं है तो वो किससे पूछेंगे? तो वहाँ कई बार उनके सामने से बस आगे निकल जाती है जहाँ उन्हें जाना होता है, वो चढ़ नहीं पाते हैं। तो बड़े शहरों में तो ये सब बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहाँ कोई अनाउंस तो करता नहीं है। तो बॉम्बे वगैरह में जब जॉब पे जाते हैं या अहमदाबाद, बड़े सिटीज में जैसे जहाँ भी है, तो दिक्कतें आती हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, अनाउंसमेंट होना चाहिए। बट जो भी है उनका जज्बा तो सराहनीय है, क्योंकि वो इन सब के बावजूद ऐसे वो अपने काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की पूरी पूरी कोशिश फिर भी कर रहे हैं। और ये तो आई एम श्योर सिर्फ एक आपने बताया, बट आई एम श्योर ऐसा दिन में बहुत सारी बार ऐसा होता होगा कि छोटी सी मदद अगर कहीं मिल जाए तो उनका शायद लाइफ थोड़ी स्मूथ हो सके, जैसे कि हाँ, बस मदद छोटी ही चाहिए, बिल्कुल। मतलब उन्हें सिर्फ एक सहायता चाहिए, दया नहीं चाहिए। छोटी सी सहायता अगर मिल जाए ना तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी मेरे साथ जितने स्टूडेंट जुड़े हैं, मेरा असल में उन लोगों के प्रति जो रुझान बढ़ता जा रहा है काम करने का, वो उनके जज्बे को देख के ही हो रहा है। क्योंकि ऐसे कई बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि आंधियों को जिद है जहाँ आशियां, बिजली गिराने की मुझे भी वहां है आशियां बनाने की। तो ऐसे जज्बे में जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो हम लोगों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बट आई थिंक उन वो आपको देख के एनकरेज हो जाते होंगे, उनका भी जज़्बा होता होगा कि कोई है हमारे लिए तो हम भी आगे बढ़ें। और भी बहुत लोगों को इससे जुड़ना चाहिए और ये करना चाहिए। जैसे कि आपको ऑफ़र्स भी आए डबिंग इन आरजे के, बट आई थिंक यू डिड नॉट टेक इट। आप इसी क्लब के साथ इसी काम में जुड़ी रहीं कि आप नेत्रहीन लोगों की हेल्प करेंगी। सो आपका जज़्बा भी एब्सोल्यूटली कमेंडेबल है। थैंक यू। यू वेलकम। आप किस तरीके का इस क्लब को या इन जनरल इस फील्ड में आप क्या सुधार देखना चाहेंगी फ्यूचर में? और आप कैसे किस तरीके की हेल्प फ्रॉम लेट्स से गवर्नमेंट और सम एनजीओज़ या इवन प्राइवेट कंपनीज़ या इवन नॉर्मल पीपल क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके की सहायता या उनसे एक्सपेक्ट करना चाहेंगी कि इन जनरल हम वीआई लोगों को एज अ कम्युनिटी हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें और आगे बढ़ा सकें? हाँ, सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी हेल्प तो कोई भी कर सकता है। जैसे आपने पहले ही कहा कि छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान रखें, कि जैसे क्या है एजुकेशन के थ्रू इंडिपेंडेंट बनाना सबसे अच्छी बात है। मतलब हम उन्हें इस लायक बना दें कि कभी उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो कभी अगर कोई वीआई साथ में है तो आप उनकी बुक पढ़ के सुना सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग करने के लायक सक्षम, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग भी हर कोई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर समझ नहीं आया तो वो कैसे याद करेंगे? तो वो काम है। और अगर मान लीजिए आप नहीं कर सकते तो आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि आप ये काम करो, या स्क्राइब के लिए मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कभी भी कहीं भी कोई भी बच्चे इस तरह से आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन्हें भी सपोर्ट कर सकते हैं उनकी जगह तक पहुंचाने में। दूसरा, जो प्राइवेट शॉप्स हैं, जैसे आजकल हर शॉप में कंप्यूटर आ गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंप्यूटर इनके लिए वरदान है। तो जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी आ गई है और कंप्यूटर बहुत अच्छे से सीख भी रहे हैं बच्चे, तो छोटी छोटी दुकानों पे भी अगर चाहें तो अगर एक एक बंदे को जॉब पे रख सकते हैं, ज्यादा नहीं कम से कम जो भी थोड़ी बहुत सैलरी है मिलती रहे, तो एक उनका पॉकेट मनी भी निकलता रहे और पढ़ाई भी करते रहे। तो ये काम भी हो सकता है। ये छोटी शुरुआत है लेकिन की जा सकती है। तो मतलब ये छोटे शहर में भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी में जॉब ही मिले, शॉप पे भी रखा जा सकता है, मॉल है। हर जगह आजकल बिलिंग का जो पॉइंट है वो कंप्यूटर से होता है, तो वहां पे रखा जा सकता है लोगों को।
अच्छा। और आप किस तरीके की लॉज़, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या लॉज़ एक्सपेक्ट करेंगी हाँ, कि लॉ किस तरीके से ये मदद हो? ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से पॉलिसीज बनती है, बहुत अच्छी पॉलिसीज बनती है और अभी हाल फिलहाल बन भी रही है अच्छी अच्छी पॉलिसीज। लेकिन होता क्या है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज अन्य स्टेट में जो है वो फॉलो नहीं होती है। जैसे स्क्राइब को ही ले लें, स्क्राइब जो हमारे यहाँ अभी नई पॉलिसी 2013 में आई, लेकिन उसको उस गाइडलाइन को बहुत से स्टेट मान नहीं रहे हैं, सिर्फ दिल्ली में मान रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, स्क्राइब जो जाता है अपना 3 घंटे टाइम देता है, उसे सर्टिफिकेट नहीं देते, जबकि ये भी एक पॉलिसी में है। तो पॉलिसी को मान ले जो अदर स्टेट है या कॉलेज है, तो ही हम काफी लोग को फायदा मिल जाए। पर होता क्या है, जैसे यूजीसी की जो भी पॉलिसीज निकलती है कि सबके लिए समान है, लेकिन अन्य जो यूनिवर्सिटीज है दूसरे स्टेट में उसको फॉलो नहीं करती है। तो रूल्स रेगुलेशंस तो है, अच्छे हैं, हम उनके फेवर में हैं, लेकिन बस उसको फॉलो नहीं करते हैं लोग। जो एनजीओज हैं या यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस हैं, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये तो एक्चुअली बहुत जानी मानी प्रॉब्लम है कि रूल्स होना एक बात है, बट उनको इम्प्लीमेंट किया हाँ, जाना और उनको फॉलो करना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट वही नहीं हो पाता फॉर सम रीज़न। तो फॉर श्योर हमें ऐसे लोग चाहिए जो उस रूल्स को एनफोर्स करने में मदद करें या कर सकें। सो वो तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बट मॉनेटरीली किस तरीके के हेल्प मिल सकती है या मिलनी चाहिए? क्या इनको कुछ सब्सिडीज़ मिलती हैं? उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह है, जैसे कि रहने का है, खाने का, मतलब पेंशन वगैरह भी है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पेंशन भी अब एक बच्चे को 150 रुपीज है पर मंथ। 150 रुपीज में क्या होगा आज के जमाने में? तो बिल्कुल। वो सब भी चीजें हैं, लेकिन बताइए कि नाम मात्र के लिए है कि हाँ हम पेंशन दे रहे हैं। और वो भी शायद अलग अलग शहरों में या मेट्रो सिटीज में थोड़ा अलग है, ज्यादा है। और दूसरा, जो स्क्राइब के लिए जाते हैं उनको भी दिल्ली वगैरह में हमारे यहाँ अच्छा स्क्राइब को देते हैं, पेमेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी पेमेंट करती है। लेकिन अन्य शहरों में नहीं होता है, वहाँ पेमेंट भी नहीं करते, सर्टिफिकेट भी नहीं देते। तो वो सब भी प्रॉब्लम तो है। और इनका ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने बताया जॉज़, वो हो गया, इनकी हाँ, केन स्टिक्स आई थिंक आप बोल रहे थे पहले। उन सब का हाँ। प्राइसिंग कैसा है एंड इज़ इट ईज़िली प्राइसिंग अफोर्डेबल? नहीं, इजीली अफोर्डेबल नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें बहुत महंगी हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई है। जैसे व्हाइट केन की बात करें, अब व्हाइट केन लेके जाते हैं उसमें जीपीएस टेक्निक आ गई है। लेकिन जीपीएस टेक्निक लगने के बाद व्हाइट केन बहुत महंगी हो जाती है। और उमूमन जो है यहाँ पे जो बच्चे हैं वो गरीब घर से हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इन सब चीजों को खरीद सके। तो उनको सिंपल व्हाइट केन लेके ही चलना पड़ता है। लेकिन कुछ जैसे आप जॉब सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कई डोनर्स हैं वो प्रोवाइड कर जाते हैं, तो अगर एक ने दिया तो फिर कॉपी करके वो लोग एक दूसरे को दे देते हैं। तो इस तरह से चीजें भी हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में काफी महंगी है, सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, तो उससे मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि जो इस पे टैक्स वगैरह हैं वो थोड़े से अगर हटा दिए जाएं, जैसे वेट टैक्स है या सेल टैक्स है, तो इन्हें खरीदने में आसानी हो जाएगी और इनकी ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी। हुँ। ओके। सो इन सब चीज़ों में आपने तो ऑलमोस्ट अपना ज़िंदगी का बहुत-बहुत ज़्यादा वक़्त इस चीज़ को समर्पित कर दिया है। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेरे लाइफ का एम ही बन गया है अब ये। आई एम श्योर आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही होगी, तभी हाँ, इस लेवल तक आप इतना ज़्यादा मदद कर पा रही हैं एंड ऑल दैट। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही संभ्रांत परिवार से रहा और बचपन से ही हमने अपने पेरेंट्स को सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए देखा। समाज के प्रति उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और इन्हीं सब चीजों को देख करके हम लोग बड़े हुए। इसी के साथ बचपन से हमने स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा है और स्वामी विवेकानंद जी हमारे आराध्य हैं।
इनफैक्ट कई युवाओं के स्वामी विवेकानंद जी आराध्य होंगे। स्वामी विवेकानंद जी की ही जो शिक्षाएं हैं उनको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। शादी के बाद भी मुझे अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिला है। मेरे बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे नई टेक्नोलॉजी सिखाने में भी सहयोग करते हैं। यही वजह है कि आज हम ये काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। So where would you want to see your voice of blind, like let's say 5 years from now? आपने शायद बताया था कि आप एक लाइब्रेरी का निर्माण करना चाहती हैं, जिसमें आप हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऑफ बुक्स जमा कर सकें और इस तरीके का एक शायद डेटाबेस आप बनाना चाहती हैं। हाँ हाँ, जैसे आने वाले टाइम में यही कि जैसे अभी बच्चों को परेशानी हो रही है कि ऑडियो बुक जो नहीं मिल पा रही है, तो मेरा एम यही है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट के साथ न हो, सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हो ताकि बच्चों को इजी वे में मिल सके। और उसके अलावा जैसे कि वेबसाइट का तो बना ही चुके हैं, तो वेबसाइट पे भी वो लोग इजी, वहाँ पे बहुत छोटी फाइल को हम अपलोड करते हैं, उसको छोटी करके, ताकि जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसके हिसाब से, ताकि इन लोग को डाउनलोड करने में डाटा भी कम यूज हो और आसानी से डाउनलोड कर सके। और इसके अलावा जैसे कि लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे 5 साल 6 साल बाद कई बार सिलेबस चेंज हो जाता है, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप सिलेबस के हिसाब से अगर रिकॉर्डिंग रख रहे हो तो वहाँ पे 6 साल बाद आपकी रिकॉर्डिंग फिर वो काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिलेबस चेंज हो गया तो वो भी थोड़ी सी चीजें हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनकी रिकॉर्डिंग जो है ओवरऑल अच्छी चल रही है और उसकी लाइब्रेरी काफी बड़ी बनाना चाहेंगे। तो आपकी वेबसाइट पर ये सारी ऑडियो फाइल्स के लिए कोई यूज़ करने के लिए कोई मेंबरशिप फ़ी है कि एनीबडी कैन गो एंड डाउनलोड द फाइल्स? ना, नहीं, कोई नहीं जा सकता है। जब जो जितने भी, केवल वो मैंने बनाया सिर्फ विजुअल चैलेंज लोगों के लिए, उस पे उनको अपना जो विजुअल चैलेंज जो सर्टिफिकेट होता है, ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट, उसको स्कैन करके वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर वो कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं जो भी फाइल वहाँ पर है। ओके, और ये फ्री ऑफ चार्ज है, वो उनको कुछ चार्ज? हाँ, कोई चार्जेस नहीं। मेरा पूरा काम ही निःशुल्क है, पूरा, कहीं से कोई चार्जेस नहीं है, चाहे रिकॉर्डिंग करें या स्क्राइब को। और जितने मेरे वॉलंटियर हैं वो भी निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, कहीं किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं। और आपके ये जो वॉलंटियर्स बेसिकली कहीं से भी काम कर सकते हैं, देखा जाए तो वो कहीं से भी हाँ, ऑडियो फाइल बना के प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? अभी अभी जैसे इस वक्त मेरे पास लुधियाना, जालंधर, मैसूर, ये जो बैंगलोर के पास, वहाँ दिल्ली और बिहार में मुजफ्फरनगर, इन सब जगह पे भी मेरी बुक रिकॉर्ड हो रही है। और ये लोग मुझे गूगल ड्राइव के थ्रू भेज देते हैं ऑडियो फाइल, उसके बाद हम यहाँ डाउनलोड करके सीडी बना के बच्चों को भेज देते हैं। ऑसम, बहुत ही बढ़िया। जो चीज़ आपने शुरू की है, आई थिंक अभी ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़ें। और हम हमारे ऑडियंस को भी बोलना चाहेंगे कि आप भी ऑडियो फाइल अगर चाहें तो बना सकते हैं, और लाइब्रेरी में आपकी भी ऑडियो फाइल रजिस्टर हो सकती है, और किसी बहुत सारे लोगों को आने वाले वक्त में वो हेल्प कर सकती है। आप इतना इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं अनीता जी, काम को रिकॉग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत, क्योंकि ये काम खुद में बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद इस प्रॉब्लम को जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना कभी-कभी नहीं मिलता। पहली बात अटेंशन मिले तब जाके सॉल्यूशन सामने आएँगे। अक्सर कई बार लोगों के जहन में ये बात आती है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो वो सम्मान या पुरस्कार की लालसा से ही कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा जो मकसद है वो विजुअल चैलेंज लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है और समाज में उनकी आवाज़ पहुंचाना है। यदि योग्यता के अनुसार समाज में उनको सम्मान मिल जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। पर जैसा कि कोई भी नेक काम यदि सम्मानित किया जाता है तो वो एक पहचान होती है अच्छे काम की, और उससे प्रभावित होकर कई सहयोग के हाथ आगे आते हैं। आज आप जिस तरह से हमारी बातों को लिसनर्स तक पहुंचा रहे हो, नो डाउट बहुत से लिसनर्स इस कार्य में आगे आएंगे और अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ाएंगे। इसलिए खुशबू, सम्मान और पुरस्कार की जो अहमियत है उसे हम सब नकार नहीं सकते हैं,
क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर लोगों तक ये मैसेज पहुंचता है कि आइए आप भी इस कार्य में जुड़िए। थैंक यू अनीता हाँ। जी, दिस इज़ रियली आप ऑसम एंड आप बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी हमारी ऑडियंस को, योर ओन वर्ड्स? सबसे पहले तो आपके रेडियो को कहना चाहेंगे, रेडियो करिश्मा का तरन्नुम यूं ही खिलता रहे, नित नई सफलता का सुर हर दिशाओं में गूंजता रहे, हर नया सवेरा लाखों लिसनर्स की मुस्कुराहट भरी दुआओं के साथ रहे। और थैंक यू सो मच। बाकी लिसनर्स को तो यही कहना चाहेंगे कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। किसी भी सार्थक काम का मौका देकर जिंदगी हमें सबसे बड़ा इनाम देती है, तो हम सब शुरू करें। जो भी जिसको भी समझ में आए कि ये काम किसी के लिए भलाई के लिए हो सकता है, तो जरूर करें उसको। एक चीज और है, जैसे कि अभी जो डोनर्स हैं उनके लिए एक चीज कह सकते हैं कि आप अगर आप सक्षम हो और डोनेट करना चाहते कोई चीज, तो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें उन्हें दे सकते हैं, जैसे ये सीडी प्लेयर है और मोबाइल है, इस तरह की चीजें भी अगर देना चाहें, कभी कोई अगर इस तरह से है तो दे सकते हैं कि एक बच्चे को भी अगर सोचे, या उसके किसी एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर लें कि हम इसके एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। सीडी प्लेयर जैसी छोटी सी चीज़, बट देखा जाए तो उनके लिए तो वो उनकी हाँ आंखें हैं, जैसे आपका नाम है वॉइस फॉर ब्लाइंड, तो उनके ही ऑडियो से दे हाँ, कैन गेट द नॉलेज। आई थिंक दैट्स द वेरी इजीएस्ट मीडियम फॉर देम टू गेट क्योंकि उनके नॉलेज। पास, हाँ, क्योंकि जैसे बच्चे गरीब हैं तो वो खरीद नहीं सकते, तो कई बच्चे एक दूसरे से शेयर करके सुनते हैं। अब जैसे कि पहले टेप रिकॉर्डर दिया जाता था, अब कैसेट का जमाना तो चला गया, हाँ जी। अब तो सीडी या पेन ड्राइव वगैरह होता है। तो इन सब चीजों से क्या है कि अगर इस तरह की चीजें भी अगर कोई डोनेट करना चाहे तो बेहतर है, अच्छा है। मतलब 5 बच्चे भी अगर एक सीडी प्लेयर मिल जाता है तो 5 बच्चे सुन सकते हैं, उसमें शेयर कर सकते हैं। रेडियो करिश्मा के सभी लिसनर से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप में से जो भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं, वो अधिक जानकारी के लिए हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। इसके अलावा विजुअल चैलेंज लोगों की जिंदगी को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए आपके मन में यदि कोई नया विचार है तो अपने विचारों को और अपनी जो भी राय है, सुझाव है, उन्हें हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। नो डाउट हम सब मिलकर ही विजुअल चैलेंज बच्चों की ज़िंदगी को एक सभ्य और आत्मनिर्भर आसमान दे सकेंगे। This is awesome. Thank you so much. Thank you so much, Anita ji. Thank you so much for talking to us. सो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे अनीता शर्मा जी से, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ ब्लाइंड की। आप उनकी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पेज पर भी ले सकते हैं। पेज का नाम है वॉइस फॉर ब्लाइंड बाय अनीता शर्मा, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर इनकी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, द इम्पेयर्ड पीपल कैन स्कैन देयर कार्ड एंड गेट द सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू रेडियो करिश्मा, योर शो कुछ खुश बातें विद योर आरजे खुशबू रॉली। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे दोस्तों, हम ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ को आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। टिल देन, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू, कीप स्माइलिंग, कीप लिसनिंग रेडियो करिश्मा।